हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं लोकेश कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मेरे प्यारे दोस्तों एक जो साइंस का आज पेपर हुआ था उसके हम सॉल्यूशन को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आप इसको सॉल्यूशन को देखते हुए चलिए, आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और अगर आगे कोई 2024-25 में एग्ज़ाम देना चाहता है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सभी साथी इसको एक बार अवश्य देखें और देखिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। हम शॉर्ट में कराने का अभ्यास करेंगे, इसको कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह पेपर आपने देखा, जैसे रोल नंबर यहाँ पर लिखना था आपको। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का ये एग्ज़ाम था। कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान था। इसमें समय 3.25 घंटे थे और पूर्णांक 100 मार्क्स का था, यानी कि 100 नंबर का पूर्णांक था इसका। जो भी आपने इस तरीके से आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चन रहे होंगे इसमें, उन क्वेश्चंस को आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहे हैं और कुछ जो आंतरिक विकल्प वाले हैं उनको भी आपको करना था। आंतरिक विकल्प में से एक को सेलेक्ट करना था, कोई भी अथवा वाला करना था। उनके सभी के नंबर इनके सामने दिए गए हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए मेरे प्यारे दोस्तों पहले स्लाइड की और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ में आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें किस किस ने इसका सही जवाब दिया था। और जो भी सही कर रहे हैं वो हम एक बार इम्प्रेशन देके कि हाँ सर हमारा राइट हुआ है, उसका साइन ज़रूर रिप्रेजेंट करें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है तो पास्कल का मात्रक, पास्कल मात्रक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पास्कल किसका मात्रक है? तो देखो पास्कल जो मात्रक होता है वह दाब का मात्रक होता है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, घनत्व का होता है, भार का होता है, तापमान का होता है, दाब का होता है। तो इसके आंसर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? दाब का। देखिए P बराबर कितना होता है मेरे दोस्तों? यहाँ पर होता है F बटे में कितना होता है? A, यानी कि बल बटे में क्या होता है? क्षेत्रफल। प्रति इकाई लंबाई पर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। और दाब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका जो मात्रक बनता है वो पास्कल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस से सीधी गैस अवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थों का गुण। देखो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? क्या होता है? ठोस होता है, एक होती है द्रव होता है और एक होता है गैस। अगर हम ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो गलन होता है, द्रव से गैस में जा रहे हैं तो क्या होता है? वाष्पन होता है। लेकिन यदि कोई ठोस से सीधा गैस में चला जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इट मीन्स ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली यानी कि सॉलिड स्टेट इज कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि ठोस है जो मेरे प्यारे दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ठोस से सीधी गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए यानी कि ऑप्शन इसका सीधा राइट ऑप्शन है यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन है। जैसा आपको पता है विगत है, संघनन किसे कहा जाता है? ये संघनन होता है मेरे प्यारे दोस्तों जब गैस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो संघनन होता है। गलन, गलन का मीनिंग होता है जब ठोस किस में कन्वर्ट होता है? ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है तो गलन होता है। और वाष्पन होता है जब द्रव का गैस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? वाष्पन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऊर्ध्वपातन बनेगा। धातु का गुण है। धातु के गुण क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ताप व विद्युत के चालक होते हैं। यस सर, होती हैं दोनों। चमकीली होती हैं धातु, लस्सर प्रॉपर्टी होती है। यस। आघातवर्धनीय होती है। यस सर, आघातवर्धनीय होती है। टफनेस होता है इसके अंदर। नेक्स्ट उपयुक्त सर, यहाँ सभी होते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका सभी आंसर इसमें उपयुक्त यानी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ऑक्सीजन का प्रतीक है। ऑक्सीजन का प्रतीक पूछा यहाँ पर। ऑक्सीजन को किस संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंट बाई द आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। आई से आयोडीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ को, यस, ओ को, ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत अच्छे, बेहतरीन। आप इसी तरीके से जवाब देते चलें जिस तरीके से आपने कक्षा में संपूर्ण कोर्स को अध्ययन किया है। और बताइए कि आपको किस तरीके से पेपर देते हुए आपको कैसा फील हुआ था आज। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छा हुआ है तो अच्छा बताइए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने, ये भी आप तुरंत बताइए। नेक्स्ट है एफ ई देखो लिखने का तरीका भी आपको बताया था। यदि किसी भी तत्व को 2 या 2 से अधिक तत्वों से 1 या 2 तत्वों में लिखा जा रहा है तो पहला वर्ड ऑलवेज भी क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। और दूसरा कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल। ऐसे नहीं है कि एफ ई यानी कि आयरन जो होता है फेरस के 2 वर्डों में लिखेंगे तो उसको एफ ई लिखेंगे। कैपिटल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाएगा और दूसरा स्मॉल। जैसे सी एल है तो सी कैपिटल है और एल छोटा। एन ए यानी सोडियम, सोडियम को पहला एन बड़ा हो जाएगा और
और ए क्या हो जाता है, छोटा लिखा जाता है सोडियम को। तो यह आपको याद रखना किस तरीके से तत्वों को भी लिखा जाता है, प्रतीक चिन्ह कैसे दिए जाते हैं। जिनमें केवल एक ही संकेत के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऑलवेज भी कैपिटल होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन जिनमें दो से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला बड़ा और दूसरा छोटा लिखा जाता है। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रदरफोर्ड ने जो एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया उससे क्या खोजा था। देखो ऑप्शन पहला है परमाणु का केंद्रक, हाँ ये ऑप्शन इसके का पहला ही ऑप्शन बन गया, पहला ये परमाणु का केंद्रक। लेकिन सेकंड देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, यहाँ पर प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो ये यहाँ पर ये जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है, न्यूट्रॉन की। तो हमारा आंसर था रदरफोर्ड ने किसकी की, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्रक यानी कि जो नाभिक है उसकी खोज। परमाणु के केंद्रक को क्या कहा जाता है, नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ये क्या बनेगा, यहाँ पर नाभिक बनेगा, ये नाभिक बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, देखो बोरॉन कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है 5 कितना होता है, 5 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बोरॉन का 5, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की संयोजकता या इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है, यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n की पावर, सॉरी 1 मिनट, 2 × n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। देखो पहली कक्षा n इजकल टू कितना है, 1, n इजकल टू कितना, 2। तो 1 है तो यानी कि पहली में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरी में कितने आएंगे, 8। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। लेकिन हमारे पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 5 है। तो पहली कक्षा में तो 2 आ गए, लेकिन मेरे दोस्तों दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई, केवल और केवल 3 रह गई। तो हमें पता है संयोजकता क्या होता है, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि यदि हमारा बाह्यतम कोष पूर्णतः भरा है तो वह किसी तरीके का किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, संयोजन नहीं बनाएगा। लेकिन जितने की कमी है तो वह कमी या अधिकता के कारण क्या बनाता है, वह संयोजकता बनाता है। तो यहाँ पर 3 है यानी 4 से कम है तो यह 3 को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इसकी संयोजकता कितनी बनेगी, बाह्यतम कोष में जो भी अपूर्ण इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह उसकी संयोजकता होती है। तो देखो बोरॉन की संयोजकता क्या 2 होती है, नहीं होती, 4 होती है, नहीं होती, 5 होती है। 5 तो उसका परमाणु क्रमांक है। कुछ लोग तो अभी भी इसका क्या लगा देंगे, आंसर सी लगा के आएंगे, लेकिन उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका जो राइट ऑप्शन है उसको लॉक किया जाए। इसकी संयोजकता कितनी बनेगी, 3 बनेगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। सजीवों में संरचनात्मक यानी कि जो जीव होता है उनमें संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है उसके क्या अंग कहते हैं, क्या नहीं कहते, सर कोशिका कहते हैं। यस सर, कोशिका कहते हैं। कोशिका है जो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। उत्तक कहते हैं क्या, नहीं कोशिकाओं के। अब देखो अंग तंत्र नहीं, हम सबसे पहले कोशिका क्या होती है, सेल होती है या कोशिका जिसे कहते हैं, ये हो गया कोशिका। कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। क्या बनेंगे, उत्तक बनेंगे। उत्तक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, शरीर के अंग बनाते हैं। क्या बनेंगे, अंग बनेगा, ये अंग बनेंगे। और सबसे लास्ट में जो अंग मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक ह्यूमन बॉडी या शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी इकाई क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाते हैं। सबसे छोटी क्या है, क्रियात्मक रचनात्मक। रचना किससे हुई है, कोशिका से, तो इसे क्या कह देंगे, रचनात्मक एवं क्रियात्मक। और इसी से बेस्ड होता है सारा भोजन बनना, सब कुछ इसी में होता है कोशिका में। उत्तक, कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलके क्या बनाएंगे, अंग, और अंग मिलके क्या बनेगा, शरीर बनेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। जहाँ पर यानी कि भोजन का अपघटन होता है या ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को, वह कोशिका में वह कौन सा भाग है जहाँ पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो लाइसोसोम होता है क्या, नहीं होता। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्लेस्टिड होता है क्या, नहीं होता। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी नहीं होता। यानी 3 तो नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आने वाला है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट ऑप्शन। आपको इसको लॉक कर देना है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या है, सही जवाब है। दूसरे वाले में क्या था, कोशिका था, इसको लॉक कर दिया जाए यहाँ पर। और ये क्या था यहाँ पर,
परमाणुओं का केंद्र। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है संयोजी ऊतक जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है? यह करता है स्नायु करता है। अस्थियों को किससे जोड़ता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम स्नायु करता है। और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करेगा? कंडरा करेगा, यानी कि टेंडन करेगा। ये मांसपेशियों से जोड़ता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, वो कौन करेगा? टेंडन करेगा। और स्नायु क्या काम करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम सीरीज आपके लिए स्पेशल आपके लिए कक्षा 9th के छात्रों के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन में आने वाले और भविष्य में आपके उपयोगी साबित होने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगे, इस वजह से मैंने इसका सॉल्यूशन कराने का आपका कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए तुरंत इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है? पादपों में फ्लोएम उत्तक। देखो पादपों में दो प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जय फोर क्या होता है? जल होता है। फ्लोएम मतलब होता है फल, यानी कि जब पादप में फल बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लोएम उत्तक कहा जाता है। किस तरीके से कार्य करता है थोड़ा सा बता देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। देखो ये क्या है? एक पादप है दोस्तों। क्या है? पादप है। पादप यहाँ पर क्या है? इस तरीके से जड़ें हैं इसकी। तो पादप की जो जड़ें हैं वो किसको ले रही हैं? यहाँ पर H2O जल को ले जाती हैं। कहाँ पर? पत्तियों तक। मान लो ये पादप की एक पत्ती है और यहाँ पर सूर्य की क्या पड़ रही है? धूप आ रही है इस पर। तो देखो नीचे से जल जा रहा है यहाँ पे H2O को ले जाने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? जाइलम। क्या कहलाते हैं? जाइलम। क्या कहलाएंगे? जाइलम। और जहाँ पर पत्तियों में भोजन बनेगा, भी भोजन बना पत्ती में है तो पत्ती के सहायता से पत्ती में बने भोजन को भिन्न भिन्न पौधे के भागों तक पहुँचाने का जो कार्य करते हैं वो उत्तक कौन से कहलाते हैं? फ्लोएम उत्तक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? फ्लोएम कहलाते हैं। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो पादपों में फ्लोएम उत्तक कौन सा होता है? जल संवहन के लिए कार्य करता है कि नहीं करता? खनिज लवणीय संवहन के लिए कार्य करता है क्या? नहीं करता? तीसरा है खाद्य संवहन। हाँ, खाद्य संवहन के लिए क्या है? तो जो भोजन बनता है उसको क्या करता है? भिन्न भिन्न स्थितियों में पहुंचाता है, पौधे के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? देखो m द्रव्यमान हो गया m और वेग हो गया v, यानी कि यहाँ पर m इंटू वी का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहा जाता है? p कहा जाता है। p4 होता है संवेग। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, संवेग कहते हैं कि यस सर, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, शानदार, पहला ऑप्शन बन गया संवेग। शांता कहते हैं क्या? नहीं कहते सर। शांता क्या होता है? लेकिन शांता होता है रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि द्रवों के बहने का जो विरोध करने वाला कारक होता है, गुण होता है, उसे शांता कहते हैं। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की स्थिति, आकार और उसकी दिशा में परिवर्तन किया जाता है। दाब क्या होता है? दाब होता है P बराबर F अपॉन, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी एक होता है कैपिटल जी। यहाँ पर स्मॉल जी का मान पूछा है तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देखिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर भी किसी तरीके से 9 पॉइंट ये कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सेकंड स्क्वायर नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर भी 9.8, यहाँ पर भी 9.8, लेकिन ऑप्शन को तुम्हें देखना पड़ेगा उसका मात्रक क्या है यहाँ? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल केयरफुल तरीके से आपको आंसर देते हुए चलना है, पूर्ण सावधानी बरतते हुए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको पूर्ण तरीके से अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए सभी सवालों के जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। देखिए ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गतिज ऊर्जा का जो मान है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आपको ये देखना है। देखिए कोई वस्तु जब यहाँ से नीचे की ओर गिरेगी तो यहाँ पे u इजकल टू क्या है? उसका वेग कितना है? 0। लेकिन लगातार जब नीचे की ओर गिरती है तो उसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होगी, तो वेग अब नॉट इक्वल टू 0, वेग लगातार बढ़ा है। तो देखो यहाँ पर जब वेलोसिटी 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी रही होगी? 0। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो
गतिज ऊर्जा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ेगा, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसका सीधा हमने आंसर निकाला, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन सी ऊर्जा कम हो गई, तो देखो ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी और गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दोस्तों, कार्य करने की दर का मात्रक क्या है। अब देखो कार्य करने की दर किसे कहते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कार्य करने की दर किसे कहते हैं। कार्य करने की दर का मात्रक पूछा है तो हमें पता है कार्य करने की दर, कार्य बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर समय आएगा। दर का मतलब क्या होता है, समय। आपको कल एक हमने कार्य ऊर्जा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाला चैप्टर करवाया था, उसी में से सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं गए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार कृपया करके उसको भी देखो और उसका लाभ उठाए, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम हो गया है लेकिन फिर भी एक बार उसको देखिए, जानकारी तुम्हें नॉलेज मिलेगी, उससे बहुत बेहतरीन साबित होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये दोबारा चैप्टर नहीं होंगे। अगर अभी आपने इससे जानकारी हासिल कर ली है तो आगे आपको इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का जो मात्रक होता है, देखो कार्य करने की दर का मात्रक, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति। तो देखो यहाँ पर कार्य करने की दर बनेगी शक्ति, तो शक्ति का मात्रक, शक्ति किस में होती है, वाट में होती है। वाट बन गया यहाँ पर, ये वाट बन गया। ये अब देखो यह HP होता है, हॉर्स पावर में होती है। तो यहाँ पर हमारे कार्य करने की जो दर का मात्रक है वो क्या बनेगा, वाट बनेगा। तो यहाँ पर देखो जूल होगा क्या, नहीं होगा। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। वाट किसका मात्रक होता है, बहुत ही बेहतरीन है, वाट किसका मात्रक होगा, शक्ति का। तो इसका राइट ऑप्शन तो बनेगा वाट। नेक्स्ट पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का है, पहले ही देखा हमने। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की अधिकतम चाल कहाँ पर होती है, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है, देखो हमने आप बताया था आपको पहले, किसमें, कल हमने जब साउंड वाला चैप्टर कराया है तो उसमें बताया था कि ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, फिर किस में होती है, द्रव में, और सबसे कम किस में होती है, गैसों में होती है। अब देखो तो यहाँ पर ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होगी, यहाँ पर देखो वायु में होगी क्या, नहीं होगी। जल में होगी क्या, जल के बाद देखो अगर यहाँ पर इस्पात नहीं होता तो जल में होती, तो जल इस्पात है, हाँ, तो जल में भी नहीं होगी। निर्वात, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, शून्य होती है। और इस्पात, इस्पात यानी कि स्टील जिसके अंदर है, यानी कि आयरन है, सॉलिड होता है, धातु है, और धातुओं के अंदर क्या होती है, ध्वनि चाल, क्योंकि ठोस है ये, ठोसों के अंदर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होगी, इस्पात में होगी। इस्पात में कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। जल में कितनी होती है, जल में 1400 से 1500 मीटर प्रति सेकंड। वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो सर्वाधिक किस में होती है, सर्वाधिक होती है इस्पात में, 5500 से 6000 के आसपास होती है, 5500 से 6000 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तारत्व मतलब पिच किस पे डिपेंड करता है, ध्वनि का तारत्व है निर्भर करता है, आवृत्ति पर करता है, तरंग दैर्घ्य पर करता है, वेग पर करता है, आयाम पर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। अगर यहाँ पर प्रबलता आ जाता तो प्रबलता किस पे, आयाम पे निर्भर करता है। प्रबलता किस पे, आयाम पे। तारत्व किस पर, आवृत्ति पर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, देखो श्वेत क्रांति का संबंध क्या दूध से है, अनाज से है, मांस से है, मछली से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आप दीजिए तुरंत ऑप्शन में। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध से है, और दूध का संबंध जो अमूल है, अमूल के संस्थापक, अमूल पीता है इंडिया, यानी कि दूध पीता है इंडिया, अमूल वाला कॉन्सेप्ट जो है वह जो दिया था वो किसने दिया था, श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन को। और ये जो वर्गीज कुरियन थे ये कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक थे, अहमदाबाद, ये गुजरात के थे, और इन्होंने गुजरात से ही अमूल डेयरी की शुरुआत की थी, तो उन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 26 नवंबर को इनके दिवस पर श्वेत क्रांति या संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट,
खरीफ की फसल है, निम्न में से देखो खरीफ की फसल कौन सी है? क्या बाजरा खरीफ की फसल है? यस सर, बाजरा खरीफ की है। मक्का, बाजरा, मक्का खरीफ की फसल है। मूंग, मूंग भी बारिश के दिनों में होती है, यानी कि ऐसी फसल जो बारिश के समय बोई जाती है, वो यानी कि मई जून के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो ये सभी फसल खरीफ की फसल कहलाएंगी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर बनेगा। बहुत ही बेहतरीन ये जो क्वेश्चंस आपके आए हैं ये बहुत ही बेहतरीन थे। तो आपने कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं 18 क्वेश्चंस में से? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एक बार, और चेक कीजिए कि किस तरीके से आपने जवाब भी कहाँ गलती की है, उसको भी एक बार अवश्य मेंशन करें कहाँ गलती हो गई सर हमसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक की ओर चलते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक दोनों को मिला के क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। क्या बनेगा? जीव द्रव्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट, गति का समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3। और गति का पहला समीकरण होता है v = u प्लस में कितना बनता है? a × t बनता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल समान तथा दिशा में कैसे होते हैं? समान तथा दिशा में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो यानी कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। परिमाण में समान होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। द्रव के घनत्व से, अगर द्रव का घनत्व से कम घनत्व की वस्तु द्रव पर है तो वह क्या करेगी? तैरेगी। क्या करेगी? तैरेगी। यानी कि तैरने का नियम बता रखा आर्किमिडीज का सिद्धांत। यदि जैसे मान लो इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, इसका घनत्व कितना है? 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है। 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है। इसमें हमने यहाँ पर ऊपर कोई वस्तु डाल दी जिसका घनत्व कितना है? 800 kg प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है? kg प्रति मीटर क्यूब। तो बताओ यह वस्तु इसके ऊपर तैरती रहेगी कि नहीं? क्योंकि हल्की है और हल्की वस्तुएं भारी जो द्रव घनत्व वाली जो द्रव होता है उस पर तैरती रहती हैं, तो तैरेगी। किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य, बल शून्य है तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। W बराबर कितना होता है? F.dx होता है, F.dx। तो यहाँ पर किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा? 0। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, तो देखो बल जब विस्थापन की दिशा में लगता है तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। प्रति सेकंड पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसे कहते हैं? दोलनों की सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या। या फिर दूसरा होता है आवर्तकाल। किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल कहलाता है एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय, आवर्तकाल। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर कैसी तरंग उत्पन्न हो जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? ट्रांसवर्स, इन्हें अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक रूप से तैयार पोषक। देखो पादप का पोषक, पादप को क्या चाहिए? खाद चाहिए, उसको पोषक तत्व खनिज लवण चाहिए। तो व्यावसायिक रूप, व्यवसाय मतलब बेचने के लिए, बेचने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। यूरिया, DAP लेके आते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? उर्वरक बनेगा। ये क्या बनेगा? उर्वरक बनेगा, यानी फर्टिलाइजर जिसे कहा जाता है। मार्केट से जैसे यूरिया है, DAP है, हम मार्केट से लेके आते हैं पादप के पोषक तत्व। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बेचने हेतु। अंडे व कुक्कुट मांस में उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयल फूड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ब्रॉयल्ड फूड का उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज दिए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह दी जाती हैं, जिससे जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाएं, जो चूजे हैं मुर्गी के, वो कुक्कुट के, ये क्या हो जाएं, जल्दी तेज़ी से वृद्धि करें। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? अति लघुत्तरात्मक 1 लाइनर क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु है, उसे क्या कहा जाता है? पारा। पारा एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। IUPAC का नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन आई, यानी कि ये क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब होता है संगठन। यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था, पेपर बड़ा शानदार था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत अच्छे से किया होगा सभी ने, और जो भी अगर इसको पेपर को आगे देना चाहता है तो उनके लिए भी है एक रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें से जो जितना भी आपका सिलेबस था उस सबको कवर किया, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने की दोस्तों बताइए? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और कोशिका के अंदर पाया जाता है एक केंद्रक, और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। किसने की? ब्राउन ने। इसने कैसी कोशिका खोजी? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। कैसी? मृत। और जबकि ल्यूवेनहॉक था, कौन था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किसकी कौन सी कोशिका? ये ल्यूवेनहॉक जो है इसने कैसी कोशिका खोजी? जीवित कोशिका। इसने जीवित कोशिका की खोज की, यानी कि इसने तो डेड सेल और इसने जीवित कोशिका। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो मेजर करता है डिस्टेंस को या दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन का मतलब है जब किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन यानी छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की ओर क्या होती है? गिरती है। यानी कि ऊपर से जब छोड़ेंगे मुक्त रूप से, फ्री फॉल जिसको कहते हैं मुक्त रूप से, तो जब वो किसके अंडर गिरती है? जी। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है, उसे मुक्त पतन कहा जाता है। हम वो बल नहीं लगा रहे, हमें दिखाई देने वाला बल कोई नहीं लगा रहे, लेकिन पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गति करने लगती है तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 अपॉन में कितना होता है? r स्क्वायर होता है, यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल व मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। G क्या होता है? यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और जिसका मान कितना होता है? कैपिटल G का मान होता है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आपको मात्रक सहित मान याद रखने हैं। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यानी किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण या वेग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका मान काइनेटिक एनर्जी का मान बनेगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये क्या बनती है? गतिज ऊर्जा बन जाती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। 1/2 m इंटू में वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति होती है कार्य करने की दर या ऊर्जा में परिवर्तन की दर। तो कार्य करने की दर अभी आया था, इसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, और कार्य करने की दर का मतलब होता है P बराबर में कितना होता है? W अपॉन में T। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास। देखिए कल बताया था एक वीडियो में हमने लिया है साउंड वाला चैप्टर, अगर आपने नहीं देखा उसको एक बार अवश्य देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसमें से सारे लगभग क्वेश्चन उसी में से उठाए गए हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो, उस पर एक बार विजिट अवश्य करें। तो यहाँ पर इसमें श्रव्यता की परास देखो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20 किलो HZ तक, या 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितने तक होता है? 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की क्या होती है? श्रव्यता की परास। इससे ना तो कम को सुन पाते हैं और ना अधिक को सुन पाते हैं। तो कम को सुनते हैं तो वो अवश्रव्य कहलाती है, अश्रव्य कहलाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी का एक उपयोग देखो, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या काम आती है? अल्ट्रासोनोग्राफी तुमने देखा होगा जिसको केवल सोनोग्राफी कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, तो इसमें पराध्वनि का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग होता है जो भ्रूण होता है, यानी कि किसी भी माता के जो कोई भी अगर लेडीज है, किसी भी हमारी अगर बीमारी भी हो जाती है शरीर के अंदर, आंतरिक संरचना में किसी भी तरीके का विकार उत्पन्न जो हो जाता है, उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। तो ये सामान्य सा आपने एक परिचय देखा होगा, सोनोग्राफी करवाने लेडीज जब बच्चा भ्रूण या पेट में पल रहा होता है तो उसके जो उसके वृद्धि एवं विकास को मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पता लगाने हेतु। तेल प्रदान करने वाले किसी एक बीज का नाम। देखो तेल किन किन
पौधों से मिलता है हमें, देखो सरसों है, अरंडी है, क्लियर है, सोयाबीन है, इन सभी से क्या मिलता है हमें, तेल मिलता है। तो बीज हम उन्हीं के बीज बन जाएंगे तेल प्रदान करने वाला। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी यानी वर्मी मतलब होता है केचुआ, केचुए से कंपोस्ट में से होता है खाद, केचुए से द्वारा तैयार की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट किस जीव के द्वारा, तो वो केचुए के द्वारा क्या की जाती है, तैयार की जाती है। तो ये केचुआ आ जाएगा यहाँ पर, केचुए के द्वारा तैयार की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़े से अब 50 शब्दों के आसपास आपको इनके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, पदार्थ की कणों की क्या विशेषता होती है। देखो पदार्थ के कण क्या होते हैं, ठोस होते हैं और वो यादृच्छिक गति करते हैं, जबकि उनके मध्य क्या होती है, कुछ ना कुछ दूरी होती है, स्पेस होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो ठोसों के अंदर उनके मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, गैस के द्रव के अंदर थोड़ी ज़्यादा, गैसों के अंदर दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। समांगी विषमांगी, समांगी में क्या होता है, मान लो दो तरीके के पदार्थ हैं हमारे पास और दोनों तरीके के पदार्थों की संख्या यदि समान है, या दो मिश्रण में दो विलयनों से अगर मिलके बना है, दोनों की मात्रा क्या है, समान है, तो उसे समांगी कहेंगे। और अगर अनियमित है अनुपात, जैसे मान लो 1:1 है तो इसे समांगी कहेंगे, और 1 यदि 5 है तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी कहेंगे। CO2 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखो CO2 है, CO2 में C कितना होता है दोस्तों, 6, C कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 16 होता है। तो ये 6C12 में देखो इसका द्रव्यमान तो कितना हो गया, 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो लेकिन है कितने ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 हैं, तो 12 प्लस में कितना बनेगा, 2 गुना में कितना बन जाएगा, 16। तो 12 तो ये हो गया, और प्लस में 16 दूनी 32, 32 और 16 कितना होता है, 44 होता है। तो आपको सही तरीके से करना था, ये 44 बनेगा, इसका आंसर कितना बनेगा, 44 बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 44 होता है, 44 ग्राम होता है। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो होते हैं समान, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या है हमारे पास में हाइड्रोजन है 1H1 है, सेकंड होता है 1H2 है, और थर्ड होता है 1H3। यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। अब देखो इनका उपयोग यानी कि अलग अलग है। ड्यूटेरियम का उपयोग D2O यानी कि भारी पानी होता है, क्या होता है, D2O भारी जल। लेकिन समस्थानिकों का उपयोग जैसे आणविक भट्टी में इनका उपयोग किया जाता है, या फिर किसी तरीके के हमारे शरीर के अंदर रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें भी उनके जांच हेतु इन समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये H2O है, सॉरी 1H2 है, इसको D2O कहा जाता है। इसको भारी पानी, भारी जल या कूलिंग के लिए इसको नाभिकीय भट्टी में कूलिंग हेतु उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का है, जैसे यूरेनियम के समस्थानिक हैं तो उनका उपयोग भी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, परमाणु भट्टी में, इस जो ईंधन के रूप में, यानी कि ईंधन होता है, न्यूक्लियर जो भट्टी होती है उसमें ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना था आपको, और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए आपको दिखाना था किस तरीके से एक न्यूरॉन होता है, और उसमें क्या होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष का एक दूसरा सिरा होता है, ये दूसरा सिरा बना दिया। यहाँ पर भी इसका क्या होता है, ये सिरा होता है जहाँ से संकेतों को क्या करता है, विद्युत संकेतों को ग्रहण करता है। ये तंत्रिकाक्षीय सहायता से दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन होता है, फिर ये विद्युत संकेत किस में परिवर्तित होते हैं, रासायनिक संकेतों में। यहाँ कोशिकाएं होता है, ये डेंड्राइट कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छे से आपको इसका चित्र बनाना था। नेक्स्ट, रेसिंग कार का एक समान त्वरण, रेसिंग कार का एक समान त्वरण कितना दे दिया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ये समीकरण आपको गति का समीकरण कौन सा लगाना है, गति का द्वितीय समीकरण अप्लाई करना है। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, S बराबर ut प्लस में कितना होता है, हाफ AT स्क्वायर। S बराबर U कितना है यहाँ पर, देखो प्रारंभ, गति प्रारंभ करते समय किसी भी वस्तु का वेग कितना होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया, प्लस में 1/2, एक कितना दे रखा है, त्वरण दे रखा है 4, तो कितना लगेगा, 4 लगेगा। T कितने सेकंड के पश्चात, 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100। तो हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो 2 गुणा में कितना बना यहाँ पर, 100। 2 × 100 कितना बनेगा, 200 क्या बन जाएगा यहाँ पर, मीटर बनेगा। किस में आएगा, दूरी किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि मेजर किस में की जाती है, मीटर में। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 200 मीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी की सहायता से क्यों बांधा जाता है? देखो, बस की छत पर रखा हुआ सामान, ये मान लो बस है, बस की छत पे यदि किसी सामान को रख दिया तो जब बस तेज वेग से चलेगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। बस इधर जा रही है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पीछे की ओर गिर जाएगा। गिरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर्षण का मान लगाए गए बल यानी कि आगे की ओर लगने वाले बल के मान से क्या हो जाता है? अधिक होने के कारण ये पीछे की ओर गिर जाता है। या फिर बस को अचानक रोकने से यह बस के आगे भी गिर सकता है जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसको रस्सी से जब बांध देंगे तो इसकी गति नहीं होगी, ये बस के साथ साथ ही क्या करेगा? मूव करेगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्प्लावनता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावनता का मतलब है जब किसी भी वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट आपको डाला भी गया है। बायोन्सी फोर्स किसे कहा जाता है? उत्प्लावन का मतलब होता है बायोन्सी। जब किसी भी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा उसकी सतह पर ऊपर की ओर यानी कि द्रव की सतह से ऊपर की ओर वस्तु पे ऊपर क्या लगाया जाता है? एक बल लगाया जाता है। उस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। और इस घटना को क्या कहा जाता है? उत्प्लावकता कहलाती है। यानी कि ये जो प्रभाव है तो उत्प्लावकता होता है। जिस बल से इसका प्रभाव का विरोध किया जाता है, ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास किया जाता है वस्तु का, वह क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? महत्व यह है कि एवरी बॉडी यानी इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर क्या लगाती है? बल लगाती है। और बल कैसा लगता है? आकर्षण का बल, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा? देखो, शारीरिक जो ऊर्जा है, मांसपेशियों की जो ऊर्जा है, वो यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हुई? आप देखो, यंत्र को चला रहे हैं तो आप अपनी शरीर की ऊर्जा की खपत करते हैं। तो जैसे आप अपने शरीर की ऊर्जा को खपत करते हैं तो ये शारीरिक ऊर्जा बनती है। ये क्या बन जाएगी यहाँ पर? शारीरिक ऊर्जा। ये शारीरिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में। ये किस में? यंत्र में। और यंत्र को क्या मिल गया? वेग। तो वेग के कारण कौन सी ऊर्जा बन जाती है? गतिज ऊर्जा। तो देखो ध्यान से, क्या हुआ? शारीरिक ऊर्जा किस में बदली? पहले यांत्रिक ऊर्जा में। फिर यांत्रिक ऊर्जा किस में? यंत्र है साइकिल, तो यंत्र को ऊर्जा मिली और यंत्र को मिल गया वेग। और वेग के कारण कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो देखो, पहले शारीरिक ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा, तो ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही हैं। एक जूल कार्य किसके बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए, W बराबर जो वैल्यू बनती है, W बराबर होता है F इंटू में कितना होता है? dx। F डॉट dx होता है, यहाँ कितना बन गया? F डॉट dx। तो एक जूल कार्य, देखो एक जूल कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु के ऊपर, यानी कि कोई वस्तु हमारे पास, मान लो ये वाली वस्तु है, इस वस्तु पे हमने कितना बल लगाया? F बराबर 1 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 1। और यह वस्तु के अंदर भी विस्थापन कितना हो गया? 1 मीटर। तो वस्तु के ऊपर लगाए गए बल के द्वारा यदि वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो किया गया कार्य कितना बनेगा? 1 जूल। क्योंकि F का मान 1, dx का मान 1 है, तो दोनों 1 1 है, तो वर्क भी कितना बनेगा? 1 जूल कार्य कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको यह बात समझ में आएगी। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? इसके पीछे रीजन होता है। कंसर्ट हॉल का मतलब होता है यहाँ स्क्रीन होती है, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक तुम्हारे जैसे मूवी देखने जाते हैं, वो सिनेमा हॉल के अंदर क्या होते हैं? ऑडिटोरियम के अंदर बैठे होते हैं। तो देखो, इसकी छतें कैसी बनाई जाती है? इस तरीके से वक्राकार बनाई जाती हैं। ऐसी वक्र दे दिया इसमें ऐसा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें जो संपूर्ण पूरे ग्राउंड में, यानी कि सभी जगह पर आवाज़ उचित रूप से क्या हो सके? पहुँच पाए। क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन ध्वनि यहाँ से यहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा के यहाँ वाले लोगों को भी जानी चाहिए, यहाँ टकराई। अगर मान लो ध्वनि यहाँ टकराई तो यहाँ वाले लोगों को यहाँ टकराएगी, तो यहाँ वाले लोग, तो जहाँ जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को ध्वनि क्या होनी चाहिए? मान लो यहाँ टकराई तो यहाँ वाले लोगों को, यहाँ टकराएगी तो यहाँ वाले लोगों को, यहाँ से ध्वनि ऐसे टकराएगी, तो सभी जगह पे उचित रूप से ध्वनि क्या हो जानी चाहिए? पहुँच जानी चाहिए। यह किसके कारण होता है? इसी कारण से ध्वनि सभी जगह सभी स्थानों पे पहुंचाने के लिए कैसी रखी जाती हैं? वक्राकार रखी जाती हैं। क्या कारण है कि महिलाओं की आवाज़ पतली, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है? महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? पतली। किस कारण होती है? क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। और पुरुषों का, इनका तारत्व क्या होता है? तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। जबकि पुरुषों का क्या होता है? आयाम अधिक होता है। आयाम का मतलब इनकी लाउडनेस क्या होता है? अधिक। तो इनकी आवाज़ पतली होती है, पैनी होती है, इनकी पिच क्या होती है? कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पिच क्या होता है? अधिक। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अधिक होता है।
नेक्स्ट, अनाज दाल व फल सब्जियों से हमें क्या प्राप्त, देखो अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालों से हमें क्या मिलती हैं, दालों से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे। ये हमें अनाजों से क्या मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दालों से क्या मिलता है हमें, दालों से मिलते हैं प्रोटीन्स, क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स। फल एवं सब्जियों से क्या मिलते हैं, हमें विटामिन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, विटामिन्स। तो ये विटामिन्स किससे मिलेंगे, हमें फल एवं सब्जियों से मिलेंगे। नेक्स्ट, वृद्ध पोषक जो होता है, वृद्ध पोषक क्या हैं, ये पादपों में जो अधिक मात्रा के लिए उनको पौधे को ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, उनके वृद्धि विकास हेतु उन्हें वृद्ध पोषक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये क्या होते हैं, वृद्ध पोषक होते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में क्या करता है, खर्च करता है। ये ऐसे होना चाहिए था, खर्च करता है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो देखो अभी देखें, बार बार हमने देखा है कि P बराबर कितना होता है, वैल्यू होता है W/T। तो W क्या दे रखा है, कार्य या ऊर्जा दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे दिया, कार्य या ऊर्जा कितना दे दिया, 1000, और समय कितना दे दिया, 10 सेकंड। 10 से 10, यहाँ पर कितना बनेगा, 100 वॉट बनेगा। W/T कितना बन जाता है, वॉट बनता है। तो देखो क्या बन गया यहाँ पे, आंसर इसका कितना आ गया, 1000 वाट बना, क्या बना, वाट बना। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है तथा बल की दिशा में ही विस्थापन 8 मीटर है, तो इस पर किया गया। अब देखो बल की दिशा में ही विस्थापन होता है, तो पहली बात तो कार्य कैसा हो जाता है, कार्य हो जाता है धनात्मक। कैसा हो जाता है, कार्य धनात्मक। तो ये धनात्मक तो क्या बन गया, कार्य बन गया। अब दोनों W इजकल टू कितना बन रहा है यहाँ पे, W इजकल टू F डॉट कितना होता है, dx, या विस्थापन होता है। तो F का मान कितना है, 7 है, और इसका मान कितना है, 8 है। तो 7 8 कितना होता है, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। तो ये कितने किस में बनेगा, जूल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर। देखो प्रबलता का मतलब होता है उसकी लाउडनेस कितनी है, वह कितनी तेज है। तीव्रता का मतलब उसकी तीक्ष्णता कितनी है। तो ये प्रबलता को मेजर किया जाता है, किससे निकाला जाता है, आयाम से। किससे निकाला जाता है, आयाम से। और जबकि ये वाली जो तीव्रता होती है, तीव्रता को निकालेंगे आवृत्ति से। किससे, आवृत्ति। जिसकी आवृत्ति पर यूनिट सेकंड में, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी तीव्रता अधिक होती है, और जिसका आयाम अधिक है वह प्रबलता होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों होती है। देखो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य इस कारण से होती है कि ध्वनि तरंग जो होती है उसके कणों की कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही होती है, यानी कि उसी के अनुदिश होती है। तो तरंग भी इसी दिशा में मूव करती है, और कण भी क्या करते हैं, इसी दिशा में कंपन करते हैं बार बार। तो इस कारण से क्या कहलाती है, वो अनुदैर्घ्य कहलाती है। यदि कणों का कंपन लंबवत होता और तरंग इस तरीके से संचरित होती तो उसे क्या कहलाते, अनुप्रस्थ। जबकि ध्वनि तरंग ऐसी नहीं होती है। कैसी होती है, उसी दिशा में कंपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे, पेपर बड़ा शानदार था ये आपका आज का। चलिए इसमें देखो, फसल सुधार की ऐच्छिक शक्य क्रिया या गुण क्या है। तो ये देखो सस्य जो विज्ञान गुण है ये क्या कहलाता है। आजकल हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, हाइब्रिड यानी कि संकर जो बीज हैं उनका क्या चल रहा है, देन चल रहा है। तो जैसे मान लो हमें फसल चारा पैदा करना है, तो चारे में अगर अधिक से अधिक पत्ती वाला अगर हमारा पौधा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चारा उत्पन्न होगा। इसी तरीके से जैसे बाजरे में हाइब्रिड बाजरा चल गया तो अधिक पैदावार, यानी कम समय में यदि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, या फिर इस तरीके से विज्ञान के कारण, हम हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो हम तकनीक उपयोग में कर रहे हैं उन्हें क्या कह पा रहे हैं, फसल सुधार के लिए किया जा रहा है वो। तो फसल सुधार के लिए कम समय में अधिक पैदावार करने हेतु जिन बीजों का उपयोग किया जाता है या जिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है वह फसल सुधार हेतु होता है। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये क्या होता है, एक पौधा होता है
और यहाँ पर मान लो सूर्य भगवान है, ये क्या हो गया, सन हो गया। अब ये पौधे की क्या है, एक पत्ती मान लेते हैं। तो ये पोषक तत्व कहाँ से, तो देखो यहाँ से ज़मीन के अंदर से क्या आया, H2O। H2O का मतलब है जल। जल कहाँ से लिया, जड़ों की सहायता से जल। वायुमंडल में क्या है, हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ये हमने छोड़ दिया ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कौन ग्रहण कर रही है, पत्तियाँ, एक पेड़ पौधे, और जल नीचे से गया। तो CO2 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिला के जब सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह सब कुछ संभव होता है। किसी महीने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निबंधात्मक क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, कितनी हुई, 250 यूनिट व्यय हुई, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। अब देखो ये मैंने उसमें पिछले जो एक वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर था, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले पार्ट में करवाया हुआ है, अभी करवाया था, उस वीडियो को जाके अवश्य देखें, उससे आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमें पता है एक जो यूनिट होता है, क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। बताओ एक यूनिट इजकल टू इतना होता है। तो यहाँ पर 250 यूनिट का कितना बनेगा, तो 250 यूनिट करिए इसको, 250 यूनिट बराबर में कितना कर देंगे, इसको 250 से मल्टीप्लाई, 250 इंटू में कितना बनेगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना था, आंसर देना था। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 25 कर देना है आपको, और 36 इंटू 25 जो भी बनेगा आंसर बना देना है। नेक्स्ट, m द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग v से गतिशील है, तो पिंड का कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए। अब देखो पिंड पर कार्य कितना करना चाहिए, क्यों किसके बराबर करना चाहिए विराम अवस्था में आने के लिए, वह है उसमें गतिज ऊर्जा के तुल्य। हमने कार्य ऊर्जा एक पर में पढ़ी थी, जिसमें कार्य कितना करेंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m इंटू v² के बराबर हमें कार्य करना। स्थितिज ऊर्जा क्या, देखो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, गतिज ऊर्जा यहाँ पूछ लिया। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा। मान लो ये अर्थ है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह पर, इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं है, स्थिति यहाँ पर ही है, इसके पास ऊर्जा जो भी है अभी जितनी है वह इसकी नियत ऊर्जा है। लेकिन इसको जैसे हम सर्टेन हाइट पे पहुंचाएंगे, h ऊंचाई पर हमने छोड़ा है इस पे, अब बताओ इसकी स्थिति बदल गई, यहाँ से यहाँ तक लेके गए, इस पे कार्य किया होगा, और जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है तो इसने कोई ना कोई विस्थापन भी हो गया, तो हमने बल लगा के इसमें विस्थापन कर दिया, तो वह विस्थापन किस में परिवर्तित किया गया, कार्य किस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा में, और ऊर्जा कौन सी बन जाती है, mgh। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसकी स्थिति के कारण, क्योंकि इसकी स्थिति यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है ये किसी h ऊंचाई पर, तो स्थिति बदल गई। तो स्थिति बदलने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, देखो अगर वस्तु में विस्थापन होता है तो वह कार्य कहलाता है। वस्तु में विस्थापन का मीनिंग है यदि वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है तो वह क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर कितना बनता है, सॉरी W इजकल टू कितना बनेगा, W बराबर F dx, यानी कि बल गुणा में विस्थापन। वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य 0 हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा की खपत हो जाती है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित, अब 1 वाट को करेंगे तो P बराबर शक्ति बराबर W अपॉन में कितना होता है, T। तो यहाँ पर देखो यदि W बराबर कितना हो, 1 जूल हो, और T बराबर भी कितना हो, 1 सेकेंड हो, कितना हो, 1 जूल और 1 सेकेंड। तो देखो 1 सेकेंड में यदि 1 जूल कार्य कर रहा है, या 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है, तो वहाँ पर शक्ति कितनी बनेगी, 1 वाट बनेगी। तो 1 वाट शक्ति को परिभाषित कैसे करेंगे, 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य हो रहा है तो शक्ति 1 वाट के बराबर होगी। या फिर दूसरे तरीके से बोले, 1 जूल कार्य करने में यदि 1 सेकंड का समय लग रहा है तो शक्ति 1 वाट होगी। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अब देखो बैटरी बल्ब जलाएगी तो बैटरी, ये मान लो सबसे पहले ही हमारी बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है,
और यह यहाँ से गई और इधर हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब को जलाया, ये बल्ब जल गया। मान लो बल्ब जला तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, बल्ब, इस बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है किस में बदलेगी, इसके अंदर बदली, आवेश, आवेश के अंदर कौन सी, कैसे बदल गई, तो कौन सी ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा में। और यह विद्युत जब बल्ब के अंदर जाती है तो बल्ब क्या करता है, प्रकाश। तो क्या बन गई यहाँ पर, किस ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, प्रकाश ऊर्जा में। तो अब आप बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा पहले विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में। तो प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कैसे करेंगे, तो सेल के अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा बल्ब की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। पहला भी एक क्वेश्चन आया था ऊर्जा परिवर्तन साइकिल चलाने वाला, और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य। अब देखो, दो संपीड़न एवं विरलन क्या होते हैं, संपीड़न मतलब होते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो उसका क्या नाम है, कणों की जो संख्या होती है या घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, उसे संपीड़न कहा जाता है। जहाँ पर घनत्व क्या होता है, कम होता है, उसे क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। तो किस तरीके से, मान लो ये हमारे पास कुछ कण हैं इस तरीके से जिन पे हमने कंपन किया था, अब देखो थोड़े दूर दूर हो गए, तो यहाँ क्या कहलाएगा, विरलन, और फिर कैसे बनेगा, संपीड़न बनेगा। तो ये संपीड़न और विरलन लगातार चलते रहते हैं। तो किसी भी तरंग के द्वारा एक कंपन में या एक दोलन में तय की गई दूरी, एक दोलन में या एक तरंग के द्वारा एक संपूर्ण दोलन या एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, दूरी है जो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यहाँ से कितना बनेगा, या लैम्बडा बनेगा। तो ये एक बार कितना बन जाता है, लैम्बडा बन जाता है, तरंग दैर्घ्य ये होता है। तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, न्यू दे रखा है, 400 मीटर प्रति सेकंड दे दिया यहाँ पर वेग। तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर होता है c/में आवृत्ति क्या होती है, f, c/में f होता है। तो c कितना है यहाँ पर, कितना दे रखा है यहाँ पर, 440 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितना दे दिया, आवृत्ति कितनी दे दी, आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी f, और c का मतलब है वेग दे दिया 440। तो ये कितना है, 220, 10 से 10, बाई दूनी कितना होता है, 44, 44 होता है। तो ये 2 कितना बनेगा, मीटर बनेगा, कितना बनेगा, 2 मीटर बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पराध्वनि क्या होती है, ऐसी ध्वनि, देखो ध्वनि का एक रेंज होता है, ये ध्वनि का रेंज है, यहाँ पर लिख लो 20 हर्ट्ज, कितना लिखेंगे, 20 हर्ट्ज, और यहाँ लिख लो 20 किलो HZ। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं, तो अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, अश्रव्य कहलाती है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो होती है उसकी रेंज उससे भी अधिक है, परा है, तो अल्ट्रासाउंड है। साउंड है जिसको हम सुन नहीं पा रहे, वो क्या बनेगी, अल्ट्रासाउंड से भी ऊपर वाली। तो अल्ट्रा को क्या कहा जाता है, पराध्वनि। अब देखो ये चमगादड़ वगैरह होती हैं, पराध्वनि की सहायता से ही क्या करती हैं, सुन पाती हैं या अपने शिकार को ढूंढती हैं। तो पराध्वनि होती है 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है। अब आवृत्ति का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि निश्चित समय में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट, तड़ित की चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, तड़ित जब होता है, बिजली जब चमकती है, तो बिजली के कुछ समय पश्चात ऐसा इस वजह से हो रहा है, मान लो ये 2 बादल हैं यहाँ पर, एक ये बादल हो गया प्लस माइनस जो भी है, और एक दूसरा ये वाला हो गया। जैसे ये दोनों यहाँ पर आके क्या होंगे, एक तरफ ऐसे दोनों के दोनों इस तरीके से भिड़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगी, गर्जना होगी। और ये गर्जना है, ये कहाँ पर आएगी, पृथ्वी की ओर आती है। तो यहाँ पे लाइटिंग हुई, प्रकाश हुआ, प्रकाश, और यहाँ पे जब दोनों एक साथ अटैच होते हैं तो तेज़ी से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले दिखाई देता है। तो इसका जानकारी ये है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
जबकि ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो प्रकाश का वेग अधिक होता है और ध्वनि का वेग क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो लाइट है, क्या है, लाइट है, वो तेज़ी से गति करती है तो तुरंत हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। और जो साउंड होती है, साउंड का जो स्पीड होता है बहुत ही कम होता है, इस वजह से कुछ समय पश्चात सुनाई देता है। अवश्रव्य, देखो यहाँ पराध्वनि था, यहाँ पे अवश्रव्य। अवश्रव्य कौन सी होती है, जिसे हम सुन नहीं पाते, यानी 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि होती है, वो पराश्रव्य कहलाती है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग की तुलना। खाद क्या है और उर्वरक खाद होता है जिन्हें हम अपने देसी तरीके से, यानी कि पशुओं के मल मूत्र से, या जो हरे पेड़ पौधे हैं या पेड़ों के जो इकट्ठा करके, उनको इकट्ठा करके खाद तैयार किया जाता है घरेलू रूप से। और जबकि उर्वरक क्या होता है, जिन्हें फैक्ट्रियों में रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक हैं जो अनाज को हानि, ये देखो कीट मकोड़े पतंग वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिन्हें क्या है, ये हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पशुओं में नस्ल सुधार हेतु कौन सी विधि, देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उनमें संकरण सुधार हेतु हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न जीवों के साथ उनकी मैटिंग करवा के हम उसमें पशुओं की नस्ल को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखिए क्या है, पशुपालन, कुक्कुट, मछली संवर्धन, ये बहुत ही, ये हमारा फसल प्रबंधन चैप्टर से आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसमें सारे क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन लिया है और सभी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और आप चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके द्वारा सही किए गए हैं। और इसी तरीके के किसी अन्य पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करने हेतु बताइए हमें, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि किस पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं। और ऐसी सीरीज प्राप्त करने के लिए आप गर्मियों में हमारे साथ जुड़े रहें। अब 10वीं क्लास का हम संपूर्ण सिलेबस इसी जो हमारा चैनल है इस पे लेके आएंगे शॉर्ट तरीके से। आपको गर्मी में, यानी कि जितने भी आपकी छुट्टियां होंगी वो बेकार नहीं होगी। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जिससे आपको आगे तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जोश जुनून को बरकरार रखिए और लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।